स्वागत है आपका आज का नया वीडियो जो अपना जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 नाम है जिसका कृषि है दोस्तों। तो कृषि में आप लोग जानते होंगे किसान से रिलेटेड जो भी काम होता है दोस्तों उसे कृषि कहा जाता है। तो आप क्योंकि जिस तरह से देखिए यहाँ फसल लगा हुआ दोस्तों, ये गन्ना का फसल है, ये गोभी का है, ये मक्का का है, यहाँ तारबूज का है, इधर देख सकते हैं इधर भी है। तो कृषि कहते हैं किसी भी चीज़ को जब उत्पन्न यानी उसे उगाया जाता है दोस्तों, यानी खेतों के द्वारा, तो उसे कहते हैं खेतों में किसानों के द्वारा उगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कृषि। तो यहाँ पर एक छोटा सा कहानी दिया तो उसे हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं अपना कहानी ये रहा, ठीक है दोस्तों। गुरु, प्रीता, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वह उन लोगों ने एक किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहे हैं, यानी वो गेहूं की फसल लगा रहे हैं और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। मतलब जो अपना ये मिट्टी है इसको अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसमें भी उर्वरक यानी खाद डाला है। कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगी, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और 5 बिस्कुट बनाने के लिए ले जाएगा। तो आप समझ गए दोस्तों कि ये कहानी का यही था कि यही कहने का मतलब था कि जब किसान बुआई किया उसको बुआई किया किसान, तो उसे रोपा, यानी उसे जब बुआई किया तो वो फिर बड़ा हो गया, फिर उसे गेहूं की मंडी में ले जाकर बेचा, उसके बाद अच्छी कीमत मिली उसे, उसके बाद कारखाने में डबल रोटी और 5 बिस्कुट बनाने का काम आया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ है अपना एग्रीकल्चर, ठीक है दोस्तों। अपना एग्रीकल्चर क्या कुछ है देखते हैं, ठीक है दोस्तों। शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में एगर और एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने में हुई, ठीक है दोस्तों। इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो हम चलते हैं नोट्स पे, नोट्स के जरिए ही हम कुछ समझेंगे, ठीक है दोस्तों। वहाँ से अच्छा रहता है पढ़ने में, अच्छा से समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एपी कल्चर लिखा हुआ, लेकिन इसका एग्रीकल्चर होगा। शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा, एग्री का अर्थ मृदा, ठीक है दोस्तों, और कल्चर जिसका नाम कृषि या जुताई करने से हुआ था। इसका जो उत्पत्ति हुआ था दोस्तों, एग्री का मतलब हुआ मृदा और कल्चर का मतलब कृषि या जुताई करने से हुआ, ठीक है दोस्तों। इसका यही नाम इस तरह से इसे लैटिन शब्दों में इस तरह से कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तब हम डिस्कशन करते हैं। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतर 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाएं होती हैं। देख सकते हो दोस्तों, जब पौधे उगते हैं, ठीक है दोस्तों, जब पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, जब पौधे को वहाँ पर उगाए जाते हैं दोस्तों, तो उसे रूपांतरण करने में उसे क्या कुछ चाहिए, कहाँ ले जाना, उसको क्या करना है, यानी उसको फिर रूपांतरण करना है। मान लीजिए गेहूं को जिस तरह से उस कहानी में था कि किसान गेहूं की बुआई किया, उसके बाद उसे मंडी में बेचा गेहूं की, उसके बाद उसे अच्छी कीमत मिली, उसके बाद उसे फैक्ट्री में ले गया, फैक्ट्री से पाव रोटी और बिस्किट बनाया गया उसकी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से तो पहला इसका प्राथमिक इकाई जो अपना है देखते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक क्रियाएं, पहला क्रिया इसका क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद और निष्कर्षण से ही है। उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन का जो है मुख्य कारण ये उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि है, मत्स्यन है, पशुपालन है, ये तीनों दोस्तों कृषि के तरह ही काम करने में कृषि यानी खेती करते हैं दोस्तों। पशुपालन यानी बहुत सारे गाय आदि पशुओं की पालन करते हैं। मत्स्य यानी मछली का पालन। अब देखते हैं द्वितीय क्रियाएं, दूसरा क्रिया क्या है, इन संसाधनों को प्रसंस्करण से संबंधित इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनाना, ठीक है दोस्तों। अब समझ रहे हैं, ये इस्पात निवी निर्माण यानी जो लोहा बनता है, डबल रोटी पकाना, उसके बाद कपड़ा बुनना,
तृतीय क्रियाएं सेवा क्षेत्र में कार्य करने, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग आदि। इसके बाद दोस्तों जो इस सबसे पैसा मिला उसको किस तरह से वहाँ पहुँचाया जाए, व्यापार किया, उसके बाद बैंकिंग हुई, उसके बाद यातायात, सभी चीज़ें हुआ। अब देखते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर यानी कृषि, सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादक, पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी का पालन। ठीक है दोस्तों, आप देखे होंगे मधुमक्खी का भी पालन होता अपने तरफ, तो यही तो आपको इसको याद रखना था। तो दोस्तों इसको आप चाहें तो लिख भी लें। अब देखते हैं कृषि क्या अपना है, ये जो कृषि है ये क्या है, तो हम इसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। ये कृषि एक प्राथमिक क्रिया है इस, ठीक है दोस्तों, ये एक प्राथमिक क्रिया है। हाँ, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया दोस्तों फसलों, फलों, सब्जियां, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। कृषि में जो शामिल है दोस्तों, ये अपना, ये बार बार निकल जा रहा है, फसलों का उत्पादन हुआ, फलों का उत्पादन हुआ, सब्जियों का उत्पादन हुआ, फूल को उगाना हुआ, पशुओं का पालन करना हुआ। ठीक है दोस्तों, विश्व में 50% लोग, ठीक है दोस्तों, यानी ये विश्व है तो इसका आधा यानी 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया दोस्तों, इसमें फसल, फलों, सब्जियों को उगाना, पशु संसाधन करना। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं को संलग्न। भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। 2/3 यानी 3 हैं तो दोस्तों उसमें 2 भाग जो है कृषि पर निर्धारित है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, जो ये मृदा है अनुकूल रहना चाहिए, खेती करने अनुकूल, स्थलाकृति यानी बराबर रहना चाहिए, जो इस तरह से अपना रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर ऐसे पहाड़ बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे न उड्ढा है, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा, इस तरह से नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ये अपना पूरा सीधा रहना चाहिए, यानी बराबर, पूरा नहीं तो हल्का फल्का भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ठीक है दोस्तों, तो मृदा रहना चाहिए सही वहाँ का। जलवायु कृषि के लिए क्रियाकलाप ये सब अनिवार्य है दोस्तों। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों उसको कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि तंत्र ये क्या है, ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। इसकी महत्वपूर्ण निवेश, ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण निवेश है जो कृषि तंत्र का। कृषि कोई तंत्र होता तो उसको जो किया जाता उसके लिए कुछ, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कुछ तंत्र है, कॉपी है, कलम है, हाइलाइटर है, बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं। बचपन में थे सिलेट था, पेंसिल था, सभी चीज़ तो अपना ये तंत्र हो गया। ठीक है, तो इसका तंत्र का जो क्या कुछ कृषि तंत्र है वो देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश है, ठीक है दोस्तों, बीज, मशीनरी और श्रमिक है। ठीक है, इसमें बीज हैं दोस्तों, बहुत बीज से ही फसल होता है दोस्तों, तो बीज ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है मशीनरी, यानी आज का जो काम होता है दोस्तों मशीन के द्वारा होता है। और उसके बाद श्रमिक रहेंगे तो ही मशीन चलेगा दोस्तों। उसके बाद जुताई, बुआई और सिंचाई और निराई, कटाई, इसके कुछ संक्रियाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, इस तंत्र को निर्माताओं के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुटकुटा उत्पादक आते हैं। बहुत सारे इसके अंतर उत्पादक आते हैं दोस्तों इसके अंदर। जो पहला है फसल, उसके बाद ऊन, उसके बाद यानी दूध का डेयरी और कुटकुटा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले वीडियो में आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीक़ों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं को देखकर, ठीक है दोस्तों, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर से, ठीक है दोस्तों, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर, प्रौद्योगिकी के अवसर आधार पर होता है। 2 मुख्य प्रकारों से वर्गीकृत होता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं 2 मुख्य प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है। पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो है भौगोलिक दशाओं, यानी उत्पाद वहाँ की दशा कैसी है, यानी मिट्टी कैसी है, ये वाला मान लीजिए आप, ये जो था कृषि के लिए जो अनुकूल स्थलाकृति था ये हो गया।
उत्पाद की मांग, यानी जो चीज़ वहाँ लग रही है उसकी मांग कितनी है, ठीक है दोस्तों, उसकी मार्केट में, वहाँ की मार्केट में उसकी मांग कितनी है। श्रम, श्रम यानी ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यानी मेहनत ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और प्रौद्योगिक स्तर, यहाँ वहाँ मतलब कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है तो ठीक है। आधार पर कृषि दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है दोस्तों, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। तो देखते हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो हम देखते हैं दोस्तों इसको एक बार यहाँ पे। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मानिए दोस्तों कि एक आप भूमि, अपना एक भूमि है, ठीक है, आप अपने परिवार के मदद से ही इसमें कुछ फसल लगा लिए, ठीक है दोस्तों, ये अपने परिवार के मदद से ही लगा, और इससे परिवार की आवश्यकताएं आपकी जो है, आपकी परिवार की आवश्यकताएं वो पूरी हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये अपना निर्वाह कृषि, जिससे कि आपकी परिवार की चल रही है, रोजी रोटी होती है इसी से, तो इसे कहते हैं निर्वाह कृषि। यानी ये हो गया ये वाला कृषि, निर्वाह कृषि। अब देखते हैं जो निर्वाह कृषि का कुछ है नीचे, तो देखते हैं निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, ताकि इस पर और कुछ लिख सकें। तो आप देखिए हम इसे मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये बहुत मोटा उगेगा, इसके लिए इसे पतला कर दिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के वर्गीकृत किया जाता है। गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है, इसको वर्गीकृत किया जाता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत तो दो हो गए, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि, किसान का एक छोटा भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करना, एक वर्ष में एक से अधिक फसलों की उगाई जाती है। चावल मुख्य फसलें होती हैं, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल होते हैं। अपने तरफ देखते होंगे दोस्तों कि ये अपना एक भूमि रहा दोस्तों, हम अलग कलर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, जो कि अपना इस पर दिखेगा। ये मान लीजिए आपका खेत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझिए दोस्तों, ये अपना एक खेत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम इस पर कुछ, ये हम हर सीज़न में इस पर खेती करते हैं, ठीक है दोस्तों, हर सीज़न में हम इस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो हर सीज़न में खेती करते हैं तो अलग अलग, मुख्य रूप से यानी धान इसमें लगाते हैं दोस्तों, ज़्यादा जो है इसमें धान लगाते हैं, और इतना बहुत सारे, इतना मान लीजिए बचा है अभी, ठीक है दोस्तों अपने, तो इसमें गेहूँ लगा दिए, ठीक है दोस्तों, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। इसमें गेहूँ लगा दिए, इसमें मक्का लगा दिए, इसमें दलहन लगा दिए, इसमें तिलहन लगा दिए, यानी सभी आधा % में, यानी आधा जिस चीज़ का सीज़न आया दोस्तों, उस चीज़ का वहाँ पर उत्पाद किए। ये निर्वाह कृषि, यानी छोटे से ही भूखंड में हम सभी का उत्पादन किए, ये अपना निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। तो हम इसको मिटाकर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने यानी देखते हैं आगे क्या कुछ है अपना चैप्टर, इस चैप्टर में, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अब फिर आदिम निर्वाह कृषि, यानी जो वहाँ पर निर्वाह कृषि दिया हुआ था दोस्तों, उसको यहाँ पर मतलब इसको डिस्कस किया हुआ लंबे तक, यानी विस्तार से। तो आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरी और चलवावासी पशु चरण शामिल है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें जो है स्थानांतरी, यानी मतलब जो पशुएं चरण होती, पशु चारण, यानी किसी भी खेत में जो छोटे छोटे घास उग जाते हैं दोस्तों, उसको पशु लोग जो होते हैं उसे खाते हैं दोस्तों। उसके बाद उसे तो कोई वहाँ पर रहकर खाते हैं, कोई वहाँ पर आते हैं, कभी कभी आते हैं, कोई वहाँ पे रहते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों स्थानांतरी कृषि क्या है। स्थानांतरी, ठीक है दोस्तों, अमेजन बेसी में सघन वनो क्षेत्र, अमेजन बेसी यानी अमेजन जंगल के बारे में जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, अमेजन जंगल, इसके बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत बड़ा जंगल है, इसे विश्व का, यानी
इससे बहुत उत्पादन होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का ऑक्सीजन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, यानी जो उष्णकटिबंधीय जो है एरिया है अफ्रीका। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत में भागों में प्रचलित है। स्थानांतरी कृषि जो है दोस्तों, ये अमेजन के सघन वनों क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है दोस्तों, ये प्रचलित है। कौन सा? तो स्थानांतरी कृषि, ठीक है दोस्तों। यहाँ वृक्ष को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। ये अपना एक मान लीजिए जंगल रहा, इसमें पेड़ लगा हुआ, ठीक है दोस्तों, इसको जलाकर, ये सबको जलाकर इसको साफ कर कर यहाँ पर कृषि किया जाता है। इसे ही स्थानांतरी कृषि कहते हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्या कुछ उगता है, भूखंड को साफ कर दिया जाता है। तब राख बको मृदा में मिलाई जाती है। जो बचे हुए राख होते हैं दोस्तों, उसे मृदा में मिलाई जाती है। तथा मक्का, आलू, कस्बा, रातलू जैसे फसलों का उगाया जाता है। यहाँ पर है जो दोस्तों मक्का, आलू और अन्य तरह की फसलें की उपज होती है इस तरह की भूमि यानी स्थानांतरी कृषि में, ठीक है दोस्तों। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है दोस्तों, इसको हम कर्तन और दहन के रूप में भी जानते हैं। इसका नाम इस तरह से भी है कि स्थानांतरी कृषि का कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे चलवासी पशुचरण। ऊपर देखे तो दोस्तों एक चलवासी पशुचरण था और एक निरंतर पशुचारण था, यानी देख सकते हैं आप, फिर से हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे उसको। देख सकते हैं दोस्तों, एक स्थानांतरी पशु था और एक चलवासी पशुचरण था। तो यहाँ पर चलवासी पशुचरण के बारे में कुछ बताया गया है, तो हम इसको देखेंगे। चलवासी पशुचरण क्या कुछ है, इसको हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। साइड में इधर कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखे, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम इसको हल्का बड़ा कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों लास्ट तक पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। नए नए चीज़ों को सीखने के लिए आपको मिलेगा वक्त। तो चलवासी पशुचरण किसे कहते हैं तो दोस्तों इसमें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सहारा के अर्धसूचक, ठीक है, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। सहारा एक रेगिस्तान है दोस्तों, उसमें आधा यानी आधा जहाँ पर शुष्क रहता है और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे, इसमें कुछ भाग है दोस्तों मध्य एशिया का और भारत का कुछ भाग उसमें शामिल है। पहला हो गया राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये सॉरी दोस्तों जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में प्रचलित है। पशुचारक मुख्य भेड़, ऊँट, याक, बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचारकों और इनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद करते हैं। आपको जैसे पता होगा दोस्तों, भेड़ है उससे कि ये उसका ऊन निकाला जाता है दोस्तों, उसके बाद उसे बेचा जाता है। ऊँट जो है इसको दोस्तों इससे अन्य प्रकार के कामें करते हैं। याक की बड़ी बड़ी बालें होती हैं, बकरियों से दूध निकलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता है। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं ऊपर हमने देखा था दोस्तों, तो इसे यहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर विस्तार से बताया हुआ है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वाणिज्यिक कृषि यानी इसमें फसल उत्पादन किया गया, पशुपालन हुआ, इसके लिए बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें विस्तृत कृषिता क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें जो दोस्तों अधिक पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो आधा यानी जितना है दोस्तों तितना काम इधर पूरा मशीनों के द्वारा किया गया, आधा काम श्रमों के द्वारा किया जाता है, आधा मशीनों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, ठीक है दोस्तों। इसमें रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और अनाज कृषि सबको हम देखते हैं यहाँ पर विस्तारित से दोस्तों। वाणिज्यिक कृषि में ये सभी हैं, तो पहले इसको हम देखेंगे। वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि, ये वाणिज्यिक अनाज कृषि, ठीक है दोस्तों, वाणिज्यिक अनाज कृषि।
ये फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, यानी इसे बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है दोस्तों, यानी इसे व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती है। आप समझ चुके हैं दोस्तों। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से, गेहूं और मक्का जो है सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। गेहूं और जो मक्का यानी मकई और गेहूं जो है दोस्तों, ये अपना मुख्य रूप से बेचने के लिए उगाया जाता है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास, ठीक है दोस्तों। कहाँ कहाँ का? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान वाणिज्य के अनाज के लिए कृषि प्रमुख क्षेत्र हैं। ये तीनों जो हैं दोस्तों, ये सब प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या कुछ है? भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी यूएसए, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि जो है दोस्तों, समझ रहे दोस्तों, मिश्रित कृषि जो है दोस्तों, ये भोजन और चारे की फसल, जो चारे की फसल होती है, जो गाय को, भैंस को और अन्य जानवरों को दिया जाता है, उसे चारे की फसल कहते हैं दोस्तों। ये सब में उगाए जाते हैं। यहाँ यूरोप, पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका इसके लिए प्रचलित है। अब हम देखेंगे रोपण कृषि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहाव, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती हो। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विशेष में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया के में रबड़, ब्राज़ील में कहाव, भारत और श्रीलंका में चाय की इसके उदाहरण है। रोपण कृषि है दोस्तों, इसमें बड़े पैमाने पर श्रम लगा जाता है, इसमें बहुत मेहनत लगता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं जो विश्व में हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ और ब्राज़ील में कहावा, ठीक है दोस्तों। कहाँ? मलेशिया में रबड़, ये आपको याद रखना, ब्राज़ील में कहावा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? रोपण कृषि। किसका? रोपण कृषि का उदाहरण है, तो आपको याद रखना। तो मुख्य फसलें, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। जो बढ़ रहे हैं दोस्तों, बढ़ती अपनी जनसंख्या दोस्तों, इसको जो है इसकी विविधता को पूरा करने के लिए दोस्तों अन्य प्रकार की जो फसलें उगाई जा रही है। पहली खाद्य फसलें, ठीक है दोस्तों। खाद्य फसलें यानी जो खाने वाली है। पहला चावल, यह विश्व के मुख्य खाद्य फसल है। चावल जो है दोस्तों विश्व के मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षों की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादक में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि चावल ये विश्व के मुख्य खाद्य फसल है, यानी खाने का अनाज जो है, ये अनाज मुख्य अनाज है, यह विश्व का। यह जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार के रूप में ये किया जाता है। चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा के दिनों में अपने तरफ जो लगता है धान की फसल है दोस्तों, उसी से चावल निकलता है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, ये जो है जलोढ़ मृदा में होती है दोस्तों, जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है दोस्तों, सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल के उत्पाद में अग्रणी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चीन है जो चावल के उत्पाद में अग्रणी। इसके बाद क्रमशः यानी लाइन बाई लाइन जो है भारत, उसके बाद जापान, उसके बाद श्रीलंका और उसके बाद मिस्र, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं गेहूँ। गेहूँ जो अपना यानी गेहूँ यानी वीट मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, वीट जो अपना गेहूँ। तो देखते हैं गेहूँ को वर्धन काल में मध्य तापमान और वर्षा और सत्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकासु
अपवाहित दुमुट मृदा में सर्वोत्तम ढंग। तो दोस्तों सर्वोत्तम ढंग से मुख्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तारित रूप में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। जो भारत में उगाया जाता है दोस्तों ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कि वहाँ पे शीत गिरने लगती है तब। और ये सब मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत के विस्तारित रूप में है। तो हम चलते हैं अब देखते हैं, आप इसको समझ गए दोस्तों। चावल और गेहूँ की जो अपनी खेती है इसको हम समझ गए होंगे आप। तो हम देखते हैं दोस्तों अपने किताब की ओर चलते हैं, उसमें कुछ मेन पॉइंट रहेगा, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे और नए शब्दों को सिखाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं किताब की ओर। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कृषि, यानी हम जो पहले पढ़े उसको यहाँ पर कुछ अच्छी तरीक़ा से यानी अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। कल्चर का 5 प्रकार है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, ये अपना 5 प्रकार हो गया। पहला हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, तीसरा पीसीकल्चर, चौथा विटीकल्चर और तीसरा हॉर्टिकल्चर। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों की उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, और इसमें खेती भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर है। ठीक है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर है। अब देखते हैं सेरीकल्चर, यानी रेशम का उत्पादन, रेशम की कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी जो सेरीकल्चर होता है दोस्तों ये आय के लिए यानी वाणिज्यिक खेती में ये आता है। पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्माता मछलियों एवं पोखर में मत्स्य पालन करते हैं, आप जानते होंगे। विटीकल्चर दक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर यानी वाणिज्यिक रूप उपयोग के लिए यानी पैसों के लिए उगाया जाता है, सब्जियां, फूल फलों का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा कुछ नया टॉपिक रहेगा उसे समझने का। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चावल की कृषि के लिए यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो चावल की कृषि के लिए जो ये है, गेहूं की कर्तन हो रही है दोस्तों, यानी गेहूं की कटाई हो रही है। आप देख सकते हैं इस फिगर में हार्वेस्टर के द्वारा यानी मशीनीकरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तब चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो है मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व में इसे सभी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में दोस्तों इसकी बहुत सारी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। कॉफ़ी के बारे में कुछ दिया हो, कॉफ़ी की खोज। ठीक है दोस्तों, ये कुछ तो यहाँ पर होगा दोस्तों कॉफ़ी की खोज ये किस तरह से हुआ था। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियों पर चलित है। लगभग 850 में कालाकदी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, उन्हें अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक दिन उसने उसे सदा रहित पौधों को फलियों को चखकर देखा जिसमें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसमें आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद वो अपनी खोज के विषय में संसार को बताया, यानी जो खोजा उसको संसार के बताया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम वापस से नोट्स पर आ गए दोस्तों, क्योंकि अपन की ये जो अपनी है ये अपनी विषय अभी बहुत लंबी चलने वाली है, तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं मक्का। उसके बाद मक्का का है, इसमें इसकी मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती। इसके लिए दोस्तों जो बारिश, मध्य तापमान, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकताओं होती है। भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब रेशेदार फसलों, कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च ताप, हल्की वर्षा, 200 से 210 परिकलित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा के सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूत वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है दोस्तों, ये जो है सूती वस्त्र बनाने के लिए जो मुख्य महत्वपूर्ण कच्चा माल है कपास। ठीक है दोस्तों, इसकी खेती जो होती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और भारत, ब्राज़ील, मिस्र में कपास के अग्रणी उत्पादक है। अब देखेंगे पटसन क्या है। इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इस उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
पाई जाती है। ये जो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अपना पेय फसल। पेय फसल में क्या कुछ है देखते हैं। कॉफ़ी, इसके लिए हम आपको एक कहानी भी बताएं दोस्तों कॉफ़ी का। उसके बाद देखते हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात भारत और कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, जो अपना ये है कॉफ़ी का जो उत्पाद होता है ये आर्द्र जलवायु में अपवाहित दोमट मृदा में होता है, यानी आपको याद रखना दोस्तों दोमट मृदा में होती है। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात भारत और कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चाय। बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। ठीक है दोस्तों, ये बागानों में उगाए जाने वाला एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और भारी वर्षा भर सभी ऋतु उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा मन ढाल की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चाय को बागानों के लिए जो दोस्तों बार वर्षा अच्छी होनी चाहिए, उच्च वर्षा होती है, ठंडी की जलवायु में से उगाया जाता है। दोस्तों ये बागान में उगाई जाने वाली फसल है, ये पेय फसल है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कृषि का विकास। ये अपना है, ये क्या कुछ कहता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कृषि का विकास। कृषि विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से यह कई तरीकों की फसल किया जाता है, कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरक और उपज देने वाली बीजों का उपयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण से कृषि के विकास का एक अन्य पहलू कृषि के विकास का चरम लक्ष्य मुख्य सुरक्षा को बढ़ाना। देख सकते हैं दोस्तों, कृषि विकास इसलिए ज़रूरी है कि जो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांग है दोस्तों, जनसंख्या की जो बढ़ती मांग, खाने पीने की फसलों इत्यादि की बहुत मांग है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके लिए से किसानी की कृषि का विकास होना चाहिए। कृषि विकास विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोत पर समानता वाणिज्योपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ये जो दोस्तों ये सब जो है दोस्तों आप जैसे पढ़ें दोस्तों, यानी हम पढ़ाएं आप समझें, तो हम देखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में देखिए, हम अगले वीडियो में आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं ये अपना क्या कुछ लास्ट वाला, इसको देख लेते हैं। वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका दोस्तों, तो हम ज़्यादा इसको विकासशील देशों में गहन कृषि करते हैं। जो विकासशील दोस्तों होते हैं देशों, उसमें गहन कृषि करते हैं। भारत में किसान जो हैं, भारत यानी भारत का ये बात है, तो 1.5 हेक्टेयर कृषि करता है, हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, बीज उर्वरक बाज़ार से लाते हैं, बीज और खाद बाज़ार से लाते हैं। ट्रैक्टर को नलकूप भरने पर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, खेत के लिए ऋण भी लेते हैं। खेत में मतलब अभी पैसा की कमी है दोस्तों, तो वो ऋण यानी कर्जा भी लेते हैं। सारा काम किसान का परिवार करता है। जो किसान का जो परिवार रहता है दोस्तों, वही सारा काम फसल का करता है। फसल को मंडी बेचने में भी खुद जाते हैं। विकसित देशों में बड़े फार्मा कृषि करते हैं। ठीक है दोस्तों, फसल को मंडी बेचने के लिए वो खुद अपने ट्रैक्टर होता तो जाते हैं, या तो भाड़ा का ट्रैक्टर कर जाते हैं। विकसित देशों में बड़े फार्मा होते हैं। जहाँ विकसित देश हैं तो वहाँ बहुत सारे फार्मा होते हैं। अमेरिका में क्या कुछ होता है कृषि के मामले में देखते हैं। 250 हेक्टेयर बड़े फरमानों में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, 250 हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों, 250 हेक्टेयर में बड़े फार्मा में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर उगाई जाने वाली मुख्य फसलें यहाँ पर जो होती हैं। वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। जो यहाँ की वैज्ञानिक रहते हैं दोस्तों, कार्यक्रम जो होती है उर्वरक की कार्यक्रम में बनाने में मदद करते हैं। और रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों और का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करते हैं। और ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन, संयुक्त हार्वेस्टर, यानी जो दोस्तों होते हैं यहाँ पर
यहाँ पर लगाए जाने वाली फसल होती है। तो कृषि के लिए यहाँ के जो वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों वो भी मदद करते हैं। और ट्रैक्टरों से बीज बोने वाली मशीनें होती हैं। और संयुक्त हार्वेस्टर से क्या कुछ होता है यहाँ पर नीचे देखते हैं। और थ्रेसर, ठीक है दोस्तों। और क्या है यहाँ पर, और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है, ठीक है दोस्तों। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार में अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि खेतिहारी की तरह। ये जो दोस्तों ये व्यवसायिक की तरह काम करता है, ये खेतिहारी की तरह काम नहीं करता अमेरिका में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ की कुछ अच्छी जानकारियाँ थी दोस्तों, आपको रोचक लगा होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ केयर, ताकि वह उनकी भी परीक्षा में अच्छी नंबर आ सके और वो उनकी भी ज्ञान बढ़ सके। तो हमारी वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है, इसके लिए हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है दोस्तों।